जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ न करवाने पर रियासत की पार्टियों ने उठाए सवाल। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव आयोग बन गया है सरकार का चुनाव आयोग। पुलवामा की त्राल में सुरक्षा बलों से आतंकियों से चल रही मुठभेड़ खत्म। मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर के बाद एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद। अलगावादी नेता मीरवाइज उमर फारूक और उनके बेटे नसीम गिलानी एनआईए के सामने नहीं होंगे पेश। मीरवाइज और उनके बेटे का आज एनआईए ने उनके सामने पेश होने के लिए भेजा था समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी और 19 मई को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 23 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। वहीं सुरक्षा कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है, जिसमें पहले चरण के मतदान बारामूला और जम्मू में होंगे। दूसरे चरण के मतदान श्रीनगर और उधमपुर में होंगे। तीसरे चरण के मतदान अनंतनाग में होंगे। चौथे चरण के मतदान कुलगाम में होंगे और 5वें चरण के मतदान शोपियां और लद्दाख में होंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को 5 चरणों में करवाने का फैसला किया गया है। पहले चरण के मतदान बारामूला और जम्मू में होने हैं। दूसरे चरण के मतदान श्रीनगर और उधमपुर में होंगे। तीसरे चरण के मतदान अनंतनाग में, चौथे चरण के कुलगाम में, 5वें चरण के शोपियां और लद्दाख में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनंतनाग, जो कि एक ही सीट है, एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 3 चरणों में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में अनंतनाग में मतदान होंगे, चौथे चरण में कुलगाम में होंगे और 5वें चरण में शोपियां में होंगे। सिक्योरिटी रीजंस की और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के लिए माहौल ठीक है, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विधानसभा चुनाव साथ नहीं करवा जा रहे, क्या लॉजिक है? प्रियंका, समझना चाहिए कि सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस ही नहीं, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस करवाने के लिए लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और बॉर्डर सिचुएशन, इन तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोकसभा के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और असेंबली के लिए कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, इन सबको देखिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी देना और उतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर पोलिंग बूथ बना, कितने पोलिंग बूथ बनेंगे असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, पूरा लॉजिस्टिक्स को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। जी, पहले सभी राजनीतिक पार्टीज की सहमति थी और बीजेपी की भी सहमति थी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ करवाए जाए, पर जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि ये दोनों चुनाव साथ नहीं होंगे, उसी के साथ आपकी पार्टी का भी रुख बदल गया, आपकी पार्टी की भी परसेप्शन बदल गई कि ये चुनाव साथ नहीं करवाने चाहिए। हमारा रुख नहीं बदला है। हमने शुरू से ही कहा था कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन लेगी हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है इलेक्शन लड़ना। जब इलेक्शन कमीशन को ये यकीन नहीं है कि वो सेफ और सिक्योर इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को उंगली क्यों उठाएं? जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या साउथ कश्मीर की कंडीशन इतनी वर्स है कि एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही सीट के लिए 3 फेजेस में चुनाव करवाया जाएगा? आपको इसका जवाब तो आपको मालूम है, इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुआ अनंतनाग के अंदर। अब तो कोशिश की जा रही है करवाने की। पहले क्यों नहीं करा सके इलेक्शन अनंतनाग में? सिचुएशन खराब है ना, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। कौन नहीं जानता है? ये पूरी दुनिया जानती है कि अनंतनाग साउथ कश्मीर में क्या हाल है।
जी शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जुड़े थे, जो हमारे साथ बात कर रहे थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग करवाए जाएंगे, इससे साथ नहीं करवाया जाएगा। पर यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के लिए माहौल ठीक है पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विधानसभा चुनाव साथ में नहीं करवाए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीडीपी नेता रफी मीर। रफी मीर, दोनों इलेक्शंस की आपकी जो पार्टी है वो दोनों इलेक्शंस की तैयारी में थी और इसके हक में भी थी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में करवाए जाए। क्या आपको लगता है जो चुनाव आयोग का ये फैसला है ये जम्मू कश्मीर के हित में है? नहीं, ये हम नहीं समझते हैं जम्मू कश्मीर के हित में, क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के अंडर यहाँ हुए हैं। गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल जो है एक अल्टरनेट होता है। इमरजेंसी सिचुएशन जो असेंबली इन पावर नहीं है वो डिसॉल्व हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अब जबकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में और यहाँ जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अलग अलग फेजेस में ये इलेक्शन हो जाएंगे और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ताकि गवर्नमेंट इन प्लेस हो, लोगों को जिन मुश्किलात का सामना हो उनको ठीक से देखा जाए। हमें तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि हमें ऑलमोस्ट लगा था कि इलेक्शंस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और हम तैयारी में भी थे, लेकिन उनका फैसला है तो क्या कर सकते हैं हम। जी रफी मीर जी, जिस तरह से एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ही सीट के लिए 3 फेजेस में चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर लोकसभा चुनावों में इस तरह से चुनाव करवाए जा रहे हैं तो स्टेट असेंबली में किस तरह से करवाएंगे? नहीं, वो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले कई मुद्दत से जो साउथ कश्मीर की सीट रही है वो एरिया वल्नरेबल रहा है, तो उसको अगर ये सिक्योरिटी कवर ठीक से देना चाहते हैं 3 फेज में करेंगे, वो एट दिस स्टेज ऑफ टाइम कोई बड़ा इशू नहीं है जी। तो लेकिन ये कि इलेक्शंस होने चाहिए थे और इसी के साथ होने चाहिए थे ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, वो भी बराबर होता और लोगों को भी एक अपनी अल्टरनेट सरकार मिल जाती, वो बेहतर था। वही हमारा भी ख्याल था और हमारी एक्सपेक्टेशन भी हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफी मीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पीडीपी नेता रफी मीर जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था ये फैसला जो चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग करवाने का जो फैसला लिया है उनके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के हित में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जिन्होंने बताया कि ये फैसला जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो उन्हें मंजूर है। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर क्यों लोकसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करवाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने वो आपको दिखाते हैं। कमीशन ये कहता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है फिजा, तो स्टेट इलेक्शन के लिए क्यों नहीं है फिजा? तो पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करना चाहिए था इनको अगर फिजा यहां इतनी खराब है। मुझे हैरानी है ये कह रहे हैं, इन्हें खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि एक इलेक्शन कर सकते हैं दूसरा नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अब गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन बन गया है, सियासी इलेक्शन कमीशन बन गया है, उसकी इंडिपेंडेंस कहीं भी नहीं है। अल्लाह करे कि नई हुकूमत आए जो इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करे, कि वो अपने फैसले खुद करे और गवर्नमेंट के दबाव में न आए। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावों की तैयारियों के संबंध में बैठकें शुरू कर दी और इसी कड़ी में भाजपा की जम्मू वेस्ट इकाई ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जम्मू वेस्ट के जिला प्रधान अयोध्या गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री एक अपना ऑफिस खोलना है, एक हमने लीगल सेल बनाना है, उन कमेटियों का गठित कर रहे हैं जिन कमेटियों के जरिए हम लोकसभा के इलेक्शन में लोगों के पास हम किस तरह से जा सकते हैं
विभिन्न संगठनों से हमने किस तरह से मिलना है, लोगों को हमने वोट के लिए किस तरह से प्रेरित करना है, और हमारी कुछ कमेटियां हैं जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी है, किस तरह से हमें इलेक्शन के दिनों में ट्रांसपोर्ट की जरूरत रहती है, लोगों की व्यवस्था रहने की, खाने की, आज हम पूरी यहाँ पे बैठ के उस व्यवस्था को बना रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार शाम हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को रविवार शाम पुलवामा के पिंगलिश गांव में आतंकियों के एक दल के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सेना के जवानों ने यहां आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं घेराबंदी सख्त होता देख आतंकियों ने इलाके में गोलीबारी कर भागने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उनके इस प्रयास को नाकाम करते हुए उन्हें एक मकान में घेरकर एनकाउंटर शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के बाद यहां 2 आतंकियों को मार गिराया और इस कार्रवाई के दौरान इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई। फिलहाल वहां सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक और हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी को पूछताछ के लिए समन किया। एनआईए अलगाववादी और आतंकियों की टेरर फंडिंग पर सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ हुर्रियत के बड़े नेताओं के संबंध होने की बात भी सामने आई है। बता दें कि इससे पहले शबीर शाह समेत कई अलगाववादियों से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। वहीं अब खबर है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला देश भर में जारी है और इसी कड़ी में जम्मू के रिहाड़ी इलाके में स्थानीय द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सत शर्मा और स्थानीय पार्षद अरुण खन्ना सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। भद्रवाह के एक 9वीं कक्षा के स्टूडेंट ने सियाचिन ग्लेशियर पर राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के सम्मान और उनकी हौसला अफजाई के लिए कड़ाके की ठंड में बर्फ का एक ताजमहल तैयार किया। आकाश कोतवाल नाम के स्टूडेंट्स की देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति इस प्रेम का हर कोई कायल हो गया। बकौल आकाश, उसे ये प्रेरणा यूट्यूब के वीडियो से मिली जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे जवान अपना फर्ज निभा रहे हैं। आकाश इंजीनियर बनना चाहता है और उसने युवाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी संदेश दिया। मेरा नाम आकाश कोतवाल है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं और आज मैं YouTube पे देख रहा था कि जो हमारे फौजी भाई हैं वो सियाचिन ग्लेशियर पे दिन रात हमारी सुरक्षा करने के लिए वहां पर तैनात होते हैं। तो मैं अपने फौजी भाइयों को डेडिकेट करते हुए ये ताजमहल बनाया मैंने, और इस ताजमहल को कंप्लीट करने में मेरा ये पूरा एक डे गया। और मैं कहना चाहता हूं कि जब वो सियाचिन ग्लेशियर पे हम फौजी भाई वहां पर 24 घंटे 12 महीने वहां पर रहते हैं और हमारे इलाके में डोडा जिले में यहाँ पर बर्फबारी हुई है और हमें यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर उन फौजी भाइयों को डेडिकेट करते हुए मैंने ये ताजमहल बनाया है। मेरा एम इंजीनियरिंग गेट्स करना चाहता हूँ। मेरा यूथ के लिए ये मैसेज है कि सिर्फ पेन और कॉपी पकड़ने से जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होता, हमें अपने अंदर का आर्ट और टैलेंट भी बाहर जगाना। जहां एक तरफ घाटी के कुछ युवा पत्थरबाजी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, वहीं छोटे कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध भद्रवाह के गांव गाठा के रहने वाले मोहम्मद जबार खान ने सोलर सिस्टम से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार तैयार कर अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। ये कार उसने गूगल ऑटोमोबाइल राजपुरा के सहयोग से 6 महीनों में तैयार की। जबार खान विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का छात्र है और कॉलेज ने इस कार को बनाने में उसकी आर्थिक सहायता की।
क्या क्या खासियत है इस कार में, आइए जानते हैं मोहम्मद जब्बार की जुबानी। और ये जो गाड़ी है मतलब हमने खुद तैयार की है और कॉर्पोरेशन में गूगल ऑटोमोबाइल्स राजपुरा में, और इसे स्वाइट मतलब मेरे कॉलेज से फंड किया है इसे सारा। और मैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और इस गाड़ी की खास बात है कि गाड़ी मैनुअल गियर पे काम करती है और इसकी जो जितनी भी लुक है वो सारी स्पोर्टी दी है और इसे बनने में 6 महीने लगे। और इसका जो मतलब ये गियर पे काम करती है, इसके अलावा इसमें सोलर का भी यूज है, सोलर से भी चार्ज जाती है। और इसकी एवरेज 65-70 किलोमीटर है प्लेन में, और डिपेंड करता है बैटरीज के ऊपर की बैटरीज आप कैसे डालते हो। और इस गाड़ी का रेट मतलब अगर कमर्शियली करें तो 2.5। करगिल के डीसी बशीर उल हक चौधरी ने आज करगिल का दौरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। वहीं लोगों का कहना है कि डीसी बशीर उल हक चौधरी लोगों की हर समस्या से अवगत हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने डीसी से बातचीत की, वो आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ जुड़े हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर करगिल बशीर उल हक चौधरी साहब, जो आज सांको के दौरे पे थे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो गुलिस्तान चैनल में आपका खैर मकदम करते सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि होपफुली आपका पहला विजिट होगा करगिल में, या इससे पहले आप करगिल आए, इतना आइडिया नहीं सर कि आपका हाउ वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू फर्स्ट लैंडेड एट लद्दाख एयरपोर्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो सुना ही था कि बहुत पहाड़ हैं, बहुत रेगिस्तान टाइप का है, लेकिन मैं जब यहाँ उतरा तो मैं सच बताऊं आपको कि मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं लगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल पीपल। बहुत अच्छा इनका वार्म जेस्चर, वार्म वेलकम करते हैं बहुत जगहों पे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं अच्छे से सर्व करूं लोगों की जितनी भी ज़रूरियात हैं जो एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से पूरी होती हैं, तो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हों, चाहे सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हों, एजुकेशन सेक्टर में हों या मेडिकल में हों, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो सब पूरी करूं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में इन दिनों गुरु नानक लंगर मिशन के तहत सिख संगठन के युवा लोगों के लिए मुफ्त लंगर का इंतजाम कर रहे हैं। दरअसल ब्लड डोनर नाम का ये संगठन जम्मू के जीएमसी में जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करते थे। सैकड़ों की तादाद में युवा यहां ब्लड डोनेट करते थे। हालांकि इन युवाओं के लिए यहां पर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता था। इसी परेशानी को देखते हुए इसी संगठन ने हर रविवार लंगर लगाना शुरू कर दिया। अब जीएमसी अस्पताल में जो कोई भी आता है, उन्हें इन युवाओं के माध्यम से भरपेट खाना खाने को मिलता है। हर रविवार को ये संगठन 1500 से 2000 लोगों को यहां लंगर बांटता है। हम लोग उधमपुर से आए हुए हैं और हमारे पेरेंट्स यहाँ पे एडमिट है, तो उसकी वजह से आज हमने देखा यहाँ लंगर की सुविधा है और मेरे को बहुत बढ़िया लगा। जो हॉस्पिटल इन्होंने सेलेक्ट की जगह लंगर के लिए, तो लंगर तो हर जगह लगते हैं लेकिन हॉस्पिटलों में लगने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी परेशान लोग आते हैं और बड़ा अच्छा आपने किया जो यहाँ पे आके लंगर लगाया। ये हो रही है, लोगों को काफी लोग परेशान हैं, गरीब लोग हॉस्पिटल में जिनको लगा है 3 दिन से लगातार ये लंगर जाता है और लोग जो बेसहारे लोग गरीब हैं उनके लिए बहुत अच्छा लंगर है। और काफी माएँ बहनें जो हैं उस लंगर में खाना खा रही हैं, तो बहुत अच्छा लंगर चल रहा है। तो पहले जब बाहर खाते थे तो क्या मुश्किल आती थी उसमें? बाहर जब हम खाना खाते थे लगभग 50 से 60 प्लेट पड़ जाता। ये रेगुलरली हमारा जो एवरी संडे को ये हमारा लंगर चल रहा है, तो हम यही कोशिश रहती है हमारी कि हमने पहले यहाँ पे इसको 1 संडे के स्टार्ट किया था, फिर हमने 2 संडे किए और इसको हम रेगुलरली एवरी संडे के तौर पे हम लेके इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं और यहाँ पे हमने लंगर स्टार्ट किया है। पहले हमने वहाँ पे पुलिस साइड वाली साइड हमने इमरजेंसी के साथ किया था, तो वहाँ पे अब थोड़ी दिक्कत आने की वजह से हमने यहाँ पे ये जो लोकेशन हमने स्पॉट की है, तो हम यहाँ पे अब लंगर लगा रहे हैं। तो ये जो लंगर की फंडिंग होती है ये कहाँ से आती है? लंगर की फंडिंग जो है हमारी, हम सारी कंट्रीब्यूशंस करते हैं अपने फ्रेंड्स में, स्कूल में, कॉलेज मेट से, हमारे सीनियर से, या जो हमारे और दूर दराज से जो हमारे। समाज की जड़ों को खोखला करने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कठुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जम्मू पठानकोट हाईवे के साथ लगते शिवानगर इलाके से एक ट्रक को काबू कर उसमें से 9 क्विंटल भुक्की बरामद की। ट्रक का चालक हालांकि पुलिस को गच्चा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश के लिए अभियान छेड़ दिया गया।
कठुआ के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने बताया कि ट्रक का मालिक रियासी के सीला इलाके का रहने वाला है और इस मामले में उसकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। बुकी की ये खेप पंजाब की ओर ले जाई जा रही थी और चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। अर्ली मॉर्निंग की जो हमारी गश्त पार्टी है वो जब नेशनल हाईवे से होते हुए नेशनल हाईवे की शिवानगर के पास जब पहुंची सहारखड़ के पास, तो जहां तक हमें लगता है वो जो गश्ती पार्टी को देखते हुए उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को अंदर की तरफ मोड़ा, खड़ के साथ में जो रास्ता हाउसिंग कॉलोनी की तरफ चलता है उस रास्ते पे मोड़ के पुलिस की टीम को देखते हुए वहीं पे ट्रक छोड़ के वो भाग गया। उस ट्रक के अंदर से हमें उसका मोबाइल फोन भी रिकवर हुआ है, जिसके चलते हम उसके तक पहुंच के उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, उस ट्रक के मालिक का, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड ट्रक है, उसका नाम मोहम्मद जावेद सन ऑफ बशीर अहमद सीला रियासी का रहने वाला है। हमें अभी तक ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रक का मालिक है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर होगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो प्रिलिमिनरी नेचर की है उससे लगता है कि ये ट्रक जम्मू की तरफ से आ रहा था और बाहर पंजाब की साइड जा रहा होगा, लेकिन इसके बारे में जो अधिक जानकारी है वो इन्वेस्टिगेशन के थोड़े फॉरवर्ड स्टेज में जाने के बाद। वादी में कभी मौसम तो कभी हालात खराब होने से कई बार स्कूल बंद रहते हैं। अब सर्दियों की छुट्टियों के कारण बंद हुए स्कूल 3 महीने के बाद खुल गए हैं। इसे लेकर कश्मीर के विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गौरतलब है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद पहले 1 मार्च को स्कूल खुलने थे और स्टाफ को 25 फरवरी से ही स्कूलों में बुला लिया गया था, लेकिन स्कूल एक बार पहले 5 मार्च फिर 10 मार्च तक बंद हो गए। इससे महीनों से घरों में बैठे विद्यार्थी एक बार फिर से स्कूल जा सकेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपने दोस्तों से, हम अपने फ्रेंड्स से मिले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इन 3 महीनों में हमने बहुत मजे किए, हमने पढ़ा भी, हमने बहुत मजे किए और हमें बहुत मजा आ रहा है 3 महीनों के बाद छुट्टियों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आफ्टर 3 मंथ्स के बाद स्कूल आ रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट हुई। फ्रेंड्स से मिले, टीचर से भी मिले और थोड़ा ये भी हुआ कि आज बारिश का परसों से धूप थी तो थोड़ा बुरा भी लगा और हम बहुत खुश हैं कि 3 मंथ्स के बाद स्कूल जाना, बहुत एक्साइटमेंट हुई। इस बार हमें विंटर में उतना मजा नहीं आया, स्कूल में हमें ज्यादा मजा आता है फ्रेंड्स के साथ। विंटर्स में क्यों मजा आया? विंटर्स में घर में होते हैं, अलग अकेले होते हैं। विंटर्स में घर में अकेले होते हैं। अकेले? हाँ। आप घूमने नहीं गए कहीं? नहीं, वहाँ पर बर्फ थी और स्कूल, यहाँ पर स्कूल में पढ़। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए